I am extremely pleased today to be here this morning और क्योंकि यहाँ काफ़ी किसान भाई भी उपस्थित हैं तो मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करूँगा। मंच पर उपस्थित डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, मेरे साथी डॉक्टर पी.के. घोष, डॉक्टर पटनायक जिन्होंने आईसीआर में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। इंद्रजीत सिंह ऑल्सो वाज विद आईसीआर फॉर क्वाइट लॉन्ग। डॉक्टर उमेश सिंह जो भी कह रहे थे कि वो भी आईसीआर से ही जुड़े हुए थे। डॉक्टर धीरज कुमार इस संस्थान से जुड़े सभी साइंसदान, कार्यकर्ता, अन्य उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि जिस पौधे को 25 साल पहले लगाया हो और वो अब फल दे रहा हो और उसको आके देखने का अवसर मिला हो। तो मैं जो है डायरेक्टर डॉक्टर अनूप दास आपको बधाई देता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया। आई saw you since yesterday, very energetic, और जो एनर्जी अब इस इंस्टीट्यूट को आगे चाहिए वो मेरे ख्याल से आप प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ किया है और रजत जयंती एक स्वर्णीय अवसर होता है, इस पे गर्व करने की भी आवश्यकता है। और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है कि ये जो सेंटर हमने तब बनाया था, और आज मैं नीतीश कुमार जी को भी जो है अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि तब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और मुझे कहते रहते थे कि भाई कुछ बिहार में भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट अच्छा। तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं, बहुत उम्मीदों के साथ बनाया जाएगा, और इस ज़मीन को लेने में हमें थोड़ी उस समय दिक्कत हुई क्योंकि गवर्नमेंट से जो है तालमेल कम था, पर इंसिस्ट किया हमने कि यही ज़मीन होनी चाहिए जो आइडियल है। और फिर उस टाइम में कोई वाल्मी इंस्टीट्यूट था तो वहाँ पे 2-3 करोड़ दे के मैंने कहा कि बिगनिंग में बड़ी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात है, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम आया होऊंगा, और इस इंस्टीट्यूट का जब ये ज़मीन मिली तो हमने शिलान्यास किया और उम्मीद थी कि ये एक अलग इंस्टीट्यूट हो आईसीआर का। इंस्टीट्यूट तो सारे बने हैं, बहुत बने हैं, 30 की आपने बात की, मेरे टाइम में जो 70 से 100 हो गए थे, पर ये एक इंस्टीट्यूट जो इको रीजन स्पेसिफिक हो और जो इंटर डिसिप्लिनरी हो और जिसमें सारी ही डिसिप्लिन्स के जो है वो रिसर्च जिस पे की जाए, और वो उस प्रांत और प्रदेश के लिए हो, उन स्टेट्स के लिए हो जिसमें आसाम, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार, उस रीजन में जहाँ की हमें कंसर्न थी पहले कि पैदावार कम है और फ्लड प्रोन एरिया है, नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा होती हैं। क्लाइमेट चेंज की तो हम आज बात कर रहे हैं, यहाँ तो क्लाइमेट चेंज का असर शुरू से ही रहा है, और तो इस एरिया में पर जो प्राकृतिक संसाधनों से बहुत सक्षम है, और पहली हरित क्रांति जो आई वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से आई और वहाँ प्रोग्रेस हुई, और वहाँ प्रोग्रेस इसलिए हुई कि डॉक्टर बॉर्लॉग के शब्दों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी सपोर्ट बहुत बढ़िया था,
भाखड़ा कैनाल, इंदिरा गांधी भाखड़ा डैम, इंदिरा गांधी कैनाल, और जो है कोऑपरेटिव सेक्टर फर्टिलाइज़र का या नेशनल सीड कॉरपोरेशंस, ये सब कुछ उस समय जो है इस्टेब्लिश किए गए। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो उनका कहना था कि ऐसा इंस्टीट्यूट मैं अफ्रीका में ट्राई कर रहा हूँ बहुत सालों से, और ऐसा इंस्टीट्यूट वहाँ कहाँ है। ऐसे साइंसदान वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे वहाँ कहाँ हैं। तो हरित क्रांति इसीलिए अफ्रीका में नहीं आ पाई, हालांकि उन्होंने यहाँ हरित क्रांति ला करके 20 साल तक काम वहाँ किया। और जब उन्होंने ये कहा कि इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ हरित क्रांति एक ही नहीं, हमारे देश में तो और हरित क्रांति होनी चाहिए। और हरित क्रांति जो दूसरी आनी है वो कहाँ से आनी है? वो आनी है ईस्टर्न इंडिया से। और ये इंस्टीट्यूट उसकी नींव रख रहा है और इसने काम किया है, और मुझे विश्वास है कि आगे जाके जो कुछ हमारी हरित क्रांति दूसरी आएगी वो ईस्टर्न इंडिया की होगी। दूसरी बात जो सोची गई वो ये थी कि यहाँ पे जो है मेजर प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिंग टू स्मॉल फार्म होल्डर्स, उनकी इनकम कम है, ज़मीन कम है, पर ज़मीन उपजाऊ है, ज़मीन के जो है वातावरण के हिसाब से कई चैलेंजेस भी हैं, पानी ज़्यादा है, उसको अच्छी तरह से संवारने की आवश्यकता है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी यूनिक है। जैसे ब्लैक बंगाल गोट की बात की गई, ऐसी गोट जो है वो 3 से 4 जो बच्चे दे वो और कहीं नहीं है, यूनिक है। मखाना और कहीं नहीं है, यूनिक है। लीची और कहीं पैदा नहीं होती। तो जहाँ जो चीज़ है, और आज जो विश्व में बात हो रही है कि आगे अगर हमें जो है ये क्या कहते हैं खाद्य की सुरक्षा करनी है, फूड न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी की, तो उसमें हमें अपने फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए लोकल फूड सिस्टम्स के ऊपर वापस जो है जोर देना होगा। और लोकल फूड सिस्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी मिलेट्स की बात हुई, मिलेट ईयर मनाया गया, और हमने ग्लोबल फोरम फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जिसकी बात कही, उसके तहत भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस की, और उसमें साफ उभर करके 2 बातें आई कि एक तो हमें अपना जो रिसर्च सिस्टम है उसको क्रॉप या कमोडिटी ओरिएंटेड ना रहते हुए उसे फार्मिंग सिस्टम ओरिएंटेड करना होगा। तो पैराडाइम शिफ्ट इज़ इम्पॉर्टेंट in terms of crop commodity to farming systems mode. And second was that we have to give greater emphasis to the needs of smallholder farmers. मतलब किसान को जो है अब आगे लाना होगा। हम कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर हमने कृषक को प्रधान तो नहीं बनाया, और इस कृषक को प्रधान बनाने के लिए आवश्यक है कि हमें उनको अच्छा ज्ञान देने की आवश्यकता है, और उस अच्छे ज्ञान के साथ साथ हमें उन्हें सक्षम करने की आवश्यकता है। और मैं हरियाणा किसान आयोग का चेयरमैन रहा, तो मैंने किसानों को, प्रोग्रेसिव किसानों को, करीब 1000 किसानों को बुला के बात की कि साहब आप ये बताइए, आप तो बहुत सक्षम किसान हो गए हैं, आपकी आगे ज़रूरतें क्या है। तो उनकी जो डिमांड थी वो कहते हैं जी हमारी 2 डिमांड हैं। एक तो यह है कि हमें नई खेती की जानकारी दी जाए, वो नहीं कि जो हम करते आए हैं उसको किस तरह से और सुरक्षित किया जाए, और उसको कैसे इकोनॉमिक किया जाए, कैसे जो है
जो कॉस्टली होती जा रही है, इनपुट को यूज़ को कम किया जाए, और किस तरह से हम जो है वो आगे अपनी इनकम को बढ़ा सकें। जो सरकार भी दुगनी कीमत की इनकम की बात कर रही है। और दूसरा ये है कि हमारे बच्चों को किसी तरह से सक्षम कर दें ताकि वो खेती में ही रहें, और खेती में उनका रुझान है नहीं, वो सब छोड़ के जा रहे हैं। तो वो एक चैलेंज और बहुत बड़ा सामने आ रहा है। आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो ट्रेन भी हो रही है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, काफ़ी थ्रस्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम्स पे, पर उन बच्चों को सक्षम बनाया जाए ताकि वो खेती के या खेती से संबंधित जो है रोज़गार में ही अपनी आगे जो है आमदनी को बढ़ा सकें और गांव में उनके साथ रह सकें। इसके लिए आज बड़ा चैलेंज है। सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा हमारे हिंदुस्तान में हैं। अगर देखा जाए तो चाइना से भी हम ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ तो 1 चाइल्ड 1 फैमिली, तो बच्चे उनके कम हैं। अब वो चैलेंज करके अब अपनी पॉलिसी को उन्होंने चेंज किया है कि अब 2 अलाउ करेंगे। हमारे पास में 400 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो 15 से 27 साल के बीच के हैं, और 200 मिलियन लिव इन रूरल एरियाज। और मैं भी अभी गांव से आता हूं, गांव जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं भाई तुमने क्या किया, कहता है जी 12वीं कर ली, कोई कहता है जी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, कहते हैं जी कोई काम ही नहीं है, फालतू बैठे। एक बड़ा चैलेंज है। तो मैंने कहा भाई कोई और रोज़गार कर लो, कुछ सीख लो। कहते हैं जी कोई हमें कोई बताता नहीं है। तो आज ज़रूरत है कि हम इन युवाओं को जो है, जो जिस तरह की आप ये यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को आगे ला रहे हैं, उनको किसानों तक जोड़ने के लिए इनपुट प्रोवाइडर्स की आवश्यकता है। इनपुट्स प्रॉपर क्वालिटी का इनपुट होना चाहिए। आप कहते तो हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लीजिए या जो है वो आप नेचुरल फार्मिंग पे चले जाइए, पर उसके लिए जो आपको बायो फर्टिलाइज़र्स अगर चाहिए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लीजिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर लीजिए, तो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स, उनका प्रोडक्शन, उनकी अवेलेबिलिटी वो कहाँ से आएगी, और वो गुड क्वालिटी का, चाहे अगर बुर्रा बफेलो को भी इम्प्रूव करना है तो अच्छा सीमन और पैरावेट कहाँ से आएंगे, तो पैरावेट की ट्रेनिंग। तो अब हमें चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन के बजाय डिप्लोमा ओरिएंटेड एजुकेशन जैसा आईआईटी और आईटीआई, तो आईटीआई सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर में नहीं हो पाया। अब मैं चाहता हूँ कि जो है सर्टिफिकेट ओरिएंटेड, जो डिप्लोमा ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि वो सक्षम हो सके। अब आज मैं देखा था केवीकेज में वेजिटेबल अपने जो है बैकयार्ड में हर आदमी जिसके पास भी थोड़ी सी ज़मीन है लगाना चाहता है और लगाता है, पर कौन सी बीज को कब लगाना है और उसका कैसे जो है वो पौध को बढ़ाना है, उसी के अंदर उसकी जो है बहुत परेशानी होती है। अगर इस तरह के सीडलिंग्स मिल जाए बने बनाए और वो एक युवा को ट्रेन किया जाए तो वो इन तरह के इनपुट्स को किसानों तक पहुंचा पाएगा। चाहे वर्मी कंपोस्ट है, चाहे दूसरे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, चाहे वो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, और उनकी सेल्फ लाइफ कम है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते। और उसमें कॉरपोरेट सेक्टर या जैसे केमिकल फैक्ट्रीज या जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट मार्जिन कम नज़र आता है और बल्क क्वांटिटी इसकी थोड़ी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें वहीं बनेंगी जहाँ इनकी ज़रूरत है। तो लोकल फूड सिस्टम
local technologies and their adoption through our trained youth will be a challenge which I think we should try to look at in terms of our future direction of institute like this. 25 साल में गर्व तो होता ही है, और गर्व मैंने देखा है जिस तरह के पब्लिकेशंस निकले हैं। मैं सभी जिन्होंने इवन हैंडबुक भी एक वेजिटेबल्स में निकाली है, मैं सभी उन साइंसदानों को अपनी तरफ से जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और इन टेक्नोलॉजीज़ को आगे और बढ़ाने के लिए जिस तरह के कार्य इस इंस्टीट्यूट में और अभी हो रहे हैं, वही जो आपका टाइटल है सेमिनार का, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर और विकसित भारत थ्रू प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर। तो हम इस भारत में 2040 जो है 7 तक किस तरह से इसको विकसित देश बनाए जो दुनिया में आगे आए, अभी भी आ चुका है, नंबर 5 पे है। और हमारे टाइम में तो हरित क्रांति के बीज बोए जा रहे थे जब मैंने पूसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और हम गेहूं बाहर से मंगाते थे, लाल गेहूं आता था, 10 मिलियन टन्स जो इंपोर्ट करते थे, और उसके लिए पैसा भी हमारे पास नहीं था। वो भी हमने जो है PL 480 में एज ए लोन USA से लिया था, और उस लोन को मैं जब तक डायरेक्टर जनरल था हम उसका इंटरेस्ट ही पे कर रहे थे, मूल तो पे करने की बात ही अलग है। हमने फिर वो मूल भी पे कर दिया, और आज उस लेवल से लेके हम विश्व में एक मेजर एक्सपोर्टर्स हो गए, इवन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। 20 से 25 मिलियन टन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 55 बिलियन $US का हो गया है। हम समझते हैं कि ये हम इसको एक जो है ट्रिलियन कर देंगे, और 1 ट्रिलियन करने के लिए हमारी जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की है वो करीब अभी 17 से 18% है नेशनल GDP में, और वो अभी भी हालांकि कम हुई है। पहले तो हम खेती पर ही आधारित थे, अब और इंडस्ट्री भी आ गई है, सर्विसेज भी आ गई हैं, पर अब इसको हम और आगे बढ़ा करके जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर से आएगी। और वो कैसे आएगी? वो आएगी बाय स्केलिंग इनोवेशंस। तो अनदर पैराडाइम शिफ्ट विच इज़ नाउ रिक्वायर्ड इज़ दैट ऑफ नॉट ओनली एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। तो इनोवेशन की जो नवाचार की बात है, और वो मतलब आप रिसर्च तो करें, अपने पेपर पब्लिश करें, पर और या वैरायटी निकालें, पर वो वैरायटी अगर आगे तक नहीं पहुंचती हैं, अगर उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, उसके लिए किसी को सक्षम बनाना है, युवाओं को आगे लाना है, और युवाओं को सक्षम बनाने के लिए किसानों को बाज़ार से जोड़ना है। किसानों को बाज़ार से जोड़ने के लिए हमने 100 दुकानें हरियाणा में बनवाई। चीफ मिनिस्टर वाज वेरी प्रो टू माई सजेशंस। मैंने कहा जी ये किसानों के लिए बाज़ार क्यों नहीं बना दे हम। तो 3 शहरों में बाज़ार बने, और करीब करीब 50-50 दुकानें बन गई, और उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि भाई किसान भाई आओ, आपको ये दुकानें दी जा रही हैं फ्री, और अपना आके सामान महीने में जो है वो यहाँ पे अगर आप 10 दिन आओगे, 15 दिन आओगे, फ़िक्स डेज फिक्स किए जाएंगे, इसका किराया नहीं लगेगा, और आप अपने सामान को डायरेक्टली बेच सकोगे। जैसे फार्मर्स जो है मार्केट आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, हर जगह है। तो किसानों ने कहा, वो कोई आया ही नहीं आगे, तो उनको बुला के मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है। कहते जी खेती तो हम कर लेते हैं, पैदा तो हम कर लेते हैं, पर हमने कभी बेचा नहीं, तो तराजू तो हाथ में उठा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कैसे बेचें। तो हमारे बच्चों को सक्षम करो, उनको उसकी ट्रेनिंग दो कि ये कैसे सेल किया जाएगा। तो सारे बच्चे अब यहाँ
वेस्ट बंगाल में फार्मर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ का मैंने देखा, कई एनजीओज़ और केवीकेज़ में वो इन्होंने इनिशिएट किया हुआ है जो मार्केट से लिंक किए हुए हैं, और उसमें अपने ही गांव के छोटे बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, वो जा कर के बेचते हैं, लाते हैं, उनकी भी रोज़गारी है और सबको फ़ायदा भी है। तो एक काइंड ऑफ कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव सेक्टर ने डेयरी में जहाँ आज नंबर 1 हो गए हम वर्ल्ड में, तो संभावनाएं बहुत है। इनोवेशंस मैंने देखे, अब इन इनोवेशंस को स्केल करना है। स्केल जो है अब तो हो चुके हैं, स्केल आउट करना है, और स्केल आउट करने के लिए एक चैलेंज है। आज भारत के पास अच्छा सक्षम जो है ढांचा है, हमारे पास में अधिक जो उपज हो रही है हर साल ही, कोई उपज की कमी नहीं है, पर किसानों को अच्छी जो है वो लागत के बजाय जो आमदनी है वो कम होती जा रही है। तो उसको हमें कैसे आगे सुरक्षित रखना है, और कैसे हम इन टेक्नोलॉजीज़ को जो देख रहा हूँ, चाहे मशरूम है, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो नई जो वैरायटीज़ हैं, उनका सीड जब तक किसानों तक नहीं पहुँचेगा, ये हमारा जो अभी तक प्रयास रहा है वो पूरा नहीं होगा। इस चैलेंज को हमें देखना है। रिसर्च फॉर रिसर्च सेक इज़ वन, बट रिसर्च फॉर community sake is a challenge which has to be met with. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की चैलेंज है हमारे सामने अभी भी। फूड सिक्योरिटी तो हो गई, और ये कहा जाता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन के वर्ड्स में कि जो है फूड सिक्योरिटी इज़ ऑफ 3 काइंड्स। वन इज़ जो द food security for which you have physiological or biological access, means that is the availability of food which you produce. Second is economic access to it, and third is ecological access. तो अब ये है कि